नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। बुधवार को शाम 5 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी। शाम 5:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएमआर में होगी कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। आज शाम 5 बजे बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक शाम 5:15 बजे होगी और 5:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर ही दोनों बैठकों में चर्चा होगी। सीएमआर में होगी कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक। तो शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक और 5:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। दोनों ही बैठकों में कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर चर्चा होगी। सीएमआर में होगी कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक। तो आज शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक है और ठीक 15 मिनट बाद यानी शाम 5:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित है। दोनों में अहम ही मुद्दा किस तरह से कोरोना प्रबंधन किया जाए, बढ़ते आंकड़ों को लेकर, भयावह स्थिति को लेकर ही चर्चा होगी इन दोनों बैठक में। तो बेहद अहम गहलोत कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि रोजाना कोविड को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक लेते रहे हैं, लेकिन आज इस लिहाज से कैबिनेट की बैठक भी बेहद अहम है। कोरोना की भयावह स्थिति पूरे देश में है, प्रदेश में भी है, और किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाए, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, क्या सख्ती की जा सकती है, किस तरह से प्रबंधन को मजबूत किया जाए, व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा आज इस बैठक में होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील है, युवाओं के निःशुल्क कोरोना टीकाकरण के लिए सहयोग करें। वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोला है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन लगेगा। दानदाताओं, भामाशाहों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों, समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग के लिए अपील की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। गहलोत ने वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोला है। बैंक खाता एसबीआई की सचिवालय शाखा में खोला गया। खाता संख्या 4016914665 है। आईएफएससी कोड है SBIN 0031031। सहयोगकर्ता इस विवरण के साथ नकद, चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सहयोग राशि हस्तांतरित कर सकते हैं और इस राशि का उपयोग केवल युवा वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण में होगा। तो युवाओं को वैक्सीनेशन मिल सके, वैक्सीन लग सके, इसकी कोशिश लगातार सरकार कर रही है और इसे लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की है। युवाओं के निःशुल्क कोरोना टीकाकरण के लिए सहयोग करने की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोला गया है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन लगेगा। दानदाताओं, भामाशाहों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों और समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है। गहलोत ने वैक्सीनेशन के लिए एक डेडिकेटेड बैंक खाता भी खोला हुआ है। बैंक खाता एसबीआई की सचिवालय शाखा में खोला गया है और ये बैंक खाता सिर्फ युवाओं की वैक्सीनेशन के लिए है। इसमें जो भी राशि आएगी वो वैक्सीनेशन में इस्तेमाल की जाएगी और इसलिए खाता संख्या भी दिया गया है यहाँ पर 4016914665 और आईएफएससी कोड है SBIN 0031031। सहयोगकर्ता इस विवरण के साथ नकद, चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सहयोग राशि हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और इस राशि का उपयोग केवल युवा वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण में होगा। कहीं पीनी न पड़ जाए कड़वी घूंट। कोरोना काल में घटते राजस्व के चलते कहीं न पीनी पड़ जाए फिर से कड़वी घूंट। कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक में सख्त निर्णय हो सकते हैं। मंत्रियों, अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती जैसा निर्णय संभव है। कुछ कर्मचारी नेता पहले दे चुके हैं इसे लेकर सहमति, तो वही बड़ी संख्या में कर्मचारी संघों का इसे लेकर विरोध है। इस सब के बीच खराब हालात के मद्देनजर हो सकता है अहम फैसला। पूर्व में जब लॉकडाउन लागू हुआ था तो लेना पड़ा था ये कड़ा फैसला और फिर हालात सामान्य होने के साथ वेतन कटौती यहाँ पर बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से वैसे ही हालात बन गए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं फिर से कड़वी घूंट न पीनी पड़ जाए। कोरोना काल में घटते राजस्व के चलते ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक में सख्त निर्णय भी हो सकते हैं। मंत्रियों, अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती जैसा निर्णय भी यहां पर संभव नजर आ रहा है। कुछ कर्मचारी नेता पहले हालांकि इसे लेकर सहमति दे चुके हैं, जैसे स्थिति है वेतन कटौती कर दी जाए, तो वहीं बड़ी संख्या में कर्मचारी संघों का इसे लेकर विरोध है। इस सब के बीच खराब हालात के मद्देनजर हो सकता है अहम फैसला। पूर्व में जब लॉकडाउन लागू हुआ था तो लेना पड़ा था ये कड़ा फैसला, फिर हालात
सामान्य होने के साथ वेतन कटौती यहां पर बंद कर दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह की स्थिति बनी है और ऐसे में संभावना यही नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि एक बार फिर से कटौती करनी चाहिए और कुछ लोग उसमें एग्री थे, लेकिन एक बड़ा तबका है, बड़ा वर्ग है कर्मचारियों का जो इसका विरोध कर रहा है कि वेतन कटौती अब नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसे लेकर कोई सख्त फैसले हो सकते हैं और इसलिए माना जा रहा है कि कहीं कड़वी घूंट एक बार फिर से ना पीनी पड़ जाए। उपचुनाव में हार के बाद अब समीक्षा, 2 सीटों पर हार के बाद बीजेपी तैयार कर रही है रिपोर्ट। प्रभारियों, सह प्रभारियों और सांसदों तक से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हार के कारण क्या क्या रहे और इन सब बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश बीजेपी रिपोर्ट पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर केंद्र को ये रिपोर्ट भेजेगी। भितरघात, वोटों का डिवीजन कैसे हुआ, इसकी रिपोर्ट जाएगी। केंद्रीय आलाकमान ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी अहमियत यहां पर दी थी। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर दौरा कर एकजुट होकर चुनाव लड़ने का यहां पर संदेश भी दिया था। लेकिन अब हार की समीक्षा भी की जाएगी, मंथन भी किया जाएगा। उपचुनाव में हार के बाद अब ये समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। 2 सीटों पर हार के बाद बीजेपी रिपोर्ट तैयार कर रही है। प्रभारियों, सह प्रभारियों, सांसदों तक से चर्चा कर ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हार के कारण क्या कर रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश बीजेपी रिपोर्ट पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर इस रिपोर्ट को केंद्र में भेजेगी। भितरघात, वोटों का डिवीजन कैसे हुआ, इसकी भी रिपोर्ट जाएगी। केंद्रीय आलाकमान ने विधानसभा उपचुनाव को बेहद अहमियत यहां पर दी थी। अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद जयपुर आए थे, जयपुर का दौरा किया था, एकजुट होकर चुनाव लड़ने का यहां पर संदेश दिया था। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ काम नहीं आया। 2 सीटें हारी हैं और उपचुनाव में हार के बाद अब इसकी समीक्षा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और ये रिपोर्ट केंद्र में भेजी जाएगी। जयपुर के कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोविड डेडिकेटेड सरकारी अस्पतालों से निराश नहीं लौटेंगे मरीज। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने मरीजों की पीड़ा समझी है। RUHS, SMS जयपुरिया अस्पताल के लिए नई व्यवस्था के निर्देश दिए गए। 3 बड़े अस्पतालों में शुरू की जाएगी अलग से हेल्प डेस्क। किसी भी मरीज के अस्पताल में पहुंचने पर उसे प्रारंभिक ट्रीटमेंट मिलेगा। यदि संबंधित अस्पताल में नहीं है मरीज के भर्ती करने की कोई व्यवस्था, तो उसे दूसरे अस्पताल में समन्वय स्थापित कर रेफर किया जाएगा। बकायदा रेफर किए मरीज को 3 अस्पतालों में से कोई सा भी इनकार नहीं करेगा। हालांकि अरोड़ा ने माना कि 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन की दिक्कत है, लेकिन अब खुद अरोड़ा ऑक्सीजन मैनेजमेंट की यहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिन भर आज कुछ निजी बड़े अस्पतालों में चिकित्सा विभाग की टीमें भेजी गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड और वास्तविक जरूरत का आकलन करने के लिए टीमें गई हैं। इन टीमों की रिपोर्ट के आधार पर कल शाम तक अहम फैसला लिया जाएगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन आवंटन को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। तो अभी तक जिस तरह से लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब एक अहम फैसला लिया गया है और बड़ी और राहत की खबर कह सकते हैं जयपुर के कोरोना मरीजों के लिए। कोविड डेडिकेटेड सरकारी अस्पतालों से अब मरीज निराश नहीं लौटेंगे। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने मरीजों की पीड़ा को समझा है। RUHS, SMS जयपुरिया अस्पताल के लिए नई व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। 3 बड़े अस्पतालों में शुरू की जाएगी अलग से हेल्पलाइन डेस्क। किसी भी मरीज के अस्पताल में पहुंचने पर उसे मिलेगा प्रारंभिक ट्रीटमेंट। यदि संबंधित अस्पताल में मरीज के भर्ती करने की व्यवस्था नहीं है, तो उसे दूसरे अस्पताल में समन्वय स्थापित कर रेफर किया जाएगा। बकायदा रेफर किए मरीज को 3 अस्पतालों में से कोई सा भी इनकार नहीं करेगा। हालांकि अरोड़ा ने माना है कि 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब खुद अरोड़ा ऑक्सीजन मैनेजमेंट की यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिन भर आज कुछ निजी बड़े अस्पतालों में भेजी गई चिकित्सा विभाग की टीमें। अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड और वास्तविक जरूरत का आकलन करने के लिए ये टीमें पहुंची हैं अस्पताल। इन टीमों की रिपोर्ट के आधार पर कल शाम तक कोई अहम फैसला लिया जाएगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन आवंटन को लेकर फैसला किया जाएगा। अब सड़क बनाने वाला NHAI प्राणवायु भी बनाएगा। केंद्र सरकार NHAI के जरिए राजस्थान में 16 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करेगी। केंद्र सरकार ने देश भर में 581 ऑक्सीजन प्लांट स्थापना पर कार्य शुरू किया है। योजना के लिए NHAI को नोडल एजेंसी बना युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया गया। राजस्थान में जयपुर में 6, कोटा में 2, सीकर, लाडनू, पाली, सोजत, अजमेर, नसीराबाद, नाथद्वारा और बालोतरा में 1-1 ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। NHAI के CGM M.K. जैन होंगे प्रदेश के नोडल अधिकारी। वह युद्ध स्तर पर NHAI प्लांट्स के सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य पूरे करेगा। रिकॉर्ड समय में सभी प्लांट से शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन का उत्पादन। तो NHAI जो कि अब तक सड़क बनाता था और अब ऑक्सीजन प्लांट को लेकर तैयारी कर रहा है, यानी NHAI या प्राणवायु भी बनाएगा। केंद्र सरकार NHAI के जरिए राजस्थान में 16 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करेगी। केंद्र सरकार ने देश भर में 581 ऑक्सीजन प्लांट स्थापना पर कार्य शुरू किया है। योजना के लिए NHAI को नोडल एजेंसी बना युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया गया। राजस्थान में जयपुर में 6, कोटा में 2, सीकर, लाडनू, पाली, सोजत,
अजमेर, नसीराबाद, नाथद्वारा और बालोतरा में एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। एनएचएआई के सीजीएम एम.के. जैन प्रदेश के नोडल अधिकारी होंगे। युद्ध स्तर पर एनएचएआई प्लांट के सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य पूर्ण करेगा। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, एनएचएआई सड़क बनाता था लेकिन अब प्राणवायु भी बनाएगा, किस तरह की पूरी तैयारी की जा रही है? श्वेता, देखिए, बड़ा अहम फैसला है। कल जिस तरह से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने साफ तौर पर घोषणा करी थी कि केंद्र सरकार जो 581 अलग अलग राज्यों के अंदर 581 जो प्लांट लगाने जा रहा है ऑक्सीजन के, उसमें एनएचएआई को नोडल एजेंसी बनाया ताकि एनएचएआई के जो इंजीनियर्स हैं उनको काफी अनुभव है लगातार इस तरह के ढांचागत विकास का, किस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो एनएचएआई अब सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा ऑक्सीजन प्लांट का उसको पूरा करेगा। राजस्थान में भी अगर अच्छी बात यह है कि 16 प्लांट इसी कड़ी में लगेंगे, जिसमें राजधानी जयपुर में 6, 2 कोटा में और एक एक करके प्लांट अलग अलग स्थानों पर उसका चयन कर दिया गया है। युद्ध स्तर पर कार्य भी शुरू कर दिया और जो यहाँ के आरओ हैं एम.के. जैन रीजनल ऑफिसर, उनको नोडल अधिकारी बनाया, वो खुद मॉनिटर करते हुए उन्होंने जगह फाइनल कर दिया और आज से ही काम भी शुरू कर दिया। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट की जो स्थापना का काम है, खासकर राजस्थान की बात करें तो पूरा हो जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर 16 प्लांट लगेंगे तो जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ये तो नहीं कह सकता है कि उसको फुलफिल कर दिया जाएगा, लेकिन काफी हद तक ऑक्सीजन की जो डिमांड थी राजस्थान को लेकर के वो इससे पूरी होगी। तो निश्चित तौर पर एनएचएआई को नोडल एजेंसी बनाने से पता एक बड़ा काम ये हुआ है कि एनएचएआई के जो एक्सपर्ट्स इंजीनियर है वो जल्दी से इस ढांचे को तैयार कर देंगे। खुद एम.के. जैन का कहना यह है कि युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया और बहुत ही जल्दी इन प्लांट से उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। श्वेता, बिल्कुल निर्मल, देखिए अच्छी बात है, नोडल एजेंसी एनएचएआई को बनाया, काम में तेजी आएगी क्योंकि एनएचएआई कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिम्मेदारी से काम करता है, तय वक्त में और कम वक्त में भी। उस हिसाब से देखा जाए तो ये बेहद अहम डिसीजन है। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर कितना वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि देखिए अच्छी खबर जरूर है कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, लेकिन इंतजार कितना करना पड़ेगा ताकि ये उस लेवल पर तैयार हो सके? कुछ इसको लेकर कहा है क्या? बिल्कुल श्वेता, ये इसी वजह से निर्णय लिया गया है और एनएचएआई को ये काम देने के पीछे मंशा सिर्फ इतनी सी है कि एनएचएआई के पास एक्सपर्ट्स मशीनरी है, एक्सपर्ट्स लोग हैं, एक्सपर्ट्स इंजीनियर हैं। वो जिस काम को दूसरे लोग जिस काम को एक महीना लगा देते हैं, उसी काम को 7 दिन के अंदर इनके इंजीनियर्स पूरा करेंगे। इन्होंने 1 सप्ताह का लक्ष्य रखा है। अगले 3-4 दिन के अंदर तो बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा और उसके अगले 3 से 4 दिन के अंदर उसमें प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि आज 5 मई है और 12 मई के आसपास आते आते राजस्थान के जो 16 प्लांट है कम से कम ऑक्सीजन के जो एनएचएआई लगाने जा रहा है, उनमें ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा और उसकी जो सप्लाई है अलग अलग जो क्षेत्र के अंदर वहां से जानी है वो सप्लाई का काम भी शुरू हो जाएगा। तो कहा जा सकता है और उम्मीद भी की जानी चाहिए। देखिए, इस समय उम्मीद सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद रखी जाए, आशा रखी जाए इस तरह से कि पॉजिटिव रहा जाए। तो ये उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 7 दिन के अंदर ये सारा काम इन प्लांट्स का पूरा हो जाएगा, इनमें उत्पादन भी शुरू होगा और ऑक्सीजन का वितरण भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल निर्मल, क्योंकि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, जयपुर में 6, कोटा में 2, सीकर, लाडनू, पाली, सोजत और अजमेर, नसीराबाद, नाथद्वारा और बालोतरा में एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। ये तो तय हो गया है, कार्य भी शुरू किया जा चुका है। क्या सभी जगह एक साथ कार्य शुरू किया गया है? बड़ी बात यही है श्वेता इसके अंदर कि सब जगह एक साथ साइमल्टेनियसली काम को शुरू कर दिया गया है। जैसे ही कल नितिन गडकरी ने ट्वीट के जरिए अधिकृत घोषणा की, वैसे ही आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उसके तमाम जो एनएचएआई के जो हेड ऑफिसर्स हैं उनको, जितने भी उनके रीजनल ऑफिसर्स हैं, उनको सबको ये आदेश जारी कर दिए थे। रीजनल ऑफिस ने रातों रात इस पर युद्ध स्तर पर कार्य किया। देखिए, और रातों रात साइट का चयन हुआ। साइट का चयन होते ही ये भी चयन कर दिया गया कि अधिकृत कर दिया गया एक एक ठेकेदार को कि आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इसकी तुरंत सप्लाई करोगे। अगले 4 दिन के अंदर स्ट्रक्चर तैयार होगा और उसके अगले 3 दिन के अंदर उत्पादन। तो कहा जा सकता है कि तमाम जो प्रक्रिया है वो इतनी तेजी से हुई है, रातों रात इस प्रक्रिया पे काम हुआ है। अब जिस तरह से इस पे काम हुआ है, अगर स्ट्रक्चर तय अवधि के अंदर बन जाता है श्वेता, तो निश्चित तौर पर हम कामयाब हो जाएंगे। प्रदेश के अंदर 12 मई के आसपास ये 16 के 16 प्लांट काम करना शुरू कर देंगे और निश्चित तौर पर इससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सुधर होगी। बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो काम एक साथ शुरू हो चुका है। इधर राजस्थान के लिए आवंटित प्राणवायु का ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती है। बंगाल और ओडिशा से ऑक्सीजन राजस्थान लाने के लिए मशक्कत जारी है। बंगाल के बनपुर, ओडिशा के कलिंगा नगर से मिली है 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैनेजमेंट में लगे अफसर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। करीब 4 से 5 टैंकरों में ये 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आनी है। एयरफोर्स और रेलवे की मदद से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी की जा रही है। बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रेलवे से टैंकर आएंगे राजस्थान। खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा इसे लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तकरीबन 30 घंटे से अधिक का बताया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन का समय। ऐसे में अब अधिकारी ट्रांसपोर्टेशन के साथ इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश भर में कम से कम समय में पहुंचाए जा सके ये ऑक्सीजन टैंकर।
प्रदेश के बड़े शहरों की दूरियां भी यहाँ पर बड़ी मुसीबत बनी हुई है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है, क्योंकि पहले तो इंतजाम ऑक्सीजन को लेकर करना है। राजस्थान के लिए आवंटित प्राणवायु का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि बंगाल और ओडिशा से ऑक्सीजन राजस्थान लाने के लिए मशक्कत जारी है। बंगाल के बनपुर, ओडिशा के कलिंगनगर से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन यहाँ पर मिली है। लेकिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो? ऑक्सीजन मैनेजमेंट पे लगे हैं अफसर कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी करनी है, कैसे उसे वहां से राजस्थान लाया जाए। करीब 4 से 5 टैंकरों में ये 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आनी है प्रदेश में। एयरफोर्स और रेलवे की मदद से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी की जा रही है। बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रेलवे से टैंकर राजस्थान आएंगे और खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तकरीबन 30 घंटे से अधिक का ट्रांसपोर्टेशन का समय यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना वक्त तो लगेगा, और ऐसे में अब अधिकारी ट्रांसपोर्टेशन के साथ इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि अब कैसे प्रदेश में आने के बाद कैसे प्रदेश भर में कम से कम समय में ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाया जा सके। प्रदेश के बड़े शहरों की दूरियां भी यहाँ पर बड़ी मुसीबत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मई के दूसरे पखवाड़े तक पहुंचेगी प्राण वायु मशीनें। कोरोना संकट के बीच चीन से आएंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। करीब 10 से 12 हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पहली खेप आएगी। राज्य सरकार ने करीब 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यहां पर ऑर्डर दिया है। चीन के अलावा यूएई और रूस से भी कॉन्सेंट्रेटर मंगाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर आयात पर भी मंथन जारी है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर सिंगापुर से ये टैंकर मंगवाए जा सकते हैं, तो पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। मई के दूसरे पखवाड़े तक प्राणवायु मशीनें पहुंचेंगी। कोरोना संकट के बीच चीन से आएंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। करीब 10 से 12 हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पहली खेप यहां पर आएगी। राज्य सरकार ने करीब 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का ऑर्डर दिया है। चीन के अलावा यूएई और रूस से भी कॉन्सेंट्रेटर मंगवाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर आयात पर भी मंथन जारी है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर सिंगापुर से मंगवाए जा सकते हैं ये टैंकर। कोरोना काल में जीतेगी जयपुर की जनता। आज शहर के किसी भी अस्पताल में नहीं है ऑक्सीजन बेड खाली। नामी अस्पतालों की बात तो अलग है, छोटे निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बेड नाम मात्र के हैं, लेकिन जब बात आती है जयपुर की जनता के जज्बे की, तो सामने आया कि झोटवाड़ा, वैशाली नगर सहित कई निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड मिल सकते हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैसेज चल रहे हैं। मैसेज में शहर के उन अस्पतालों के नाम जहां कोविड मरीजों को ऑक्सीजन बेड मिल सकते हैं। लोग कर रहे एक दूसरे को सकारात्मक मैसेज। इसको देखकर लगता है कि देर से ही सही, लेकिन जीतेगा राजस्थान। मैसेज में नारा एक ही है कि राजस्थान सतर्क है। तो लगातार कोशिशें जारी हैं, और ये कोशिशें सार्थक होती हुए भी नजर आ रही हैं। कोरोना काल में जयपुर की जनता जीतेगी, और आज शहर के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड खाली नहीं है, स्थिति सबको पता है। नामी अस्पतालों की बात तो अलग है, इधर छोटे निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बेड यहाँ नाम मात्र के हैं। लेकिन अब जब बात जयपुर की जनता के जज्बे की आती है, तो सामने आया है कि झोटवाड़ा, वैशाली नगर सहित कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन बेड मिल सकते हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैसेज भी चल रहे हैं। मैसेज में शहर के उन अस्पतालों के नाम है जहां पर कोविड मरीजों को ऑक्सीजन बेड मिल सकते हैं। लोग कर रहे हैं एक दूसरे को सकारात्मक मैसेज, और इसको देखकर लगता है कि देर से ही सही, लेकिन जीतेगा राजस्थान। मैसेज में नारा एक ही है कि राजस्थान सतर्क है। देश में 5G लागू, सेवाएं मिलने की दिशा में कदम बढ़ा है। केंद्र ने टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों को अनुमति दी है। 5G तकनीक के उपयोग और एप्लीकेशन के लिए परीक्षण करने की अनुमति यहां पर दी गई है। आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड, MTNL, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड शामिल है। 5G परीक्षणों के लिए 6 महीने तय किए गए हैं, जिसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की अवधि यहां पर शामिल है। अनुमति के साथ लगाई गई शर्त भी है, कंपनियों को शहरों के साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी परीक्षण करना होगा, ताकि देश भर में 5G टेक्नोलॉजी का यहां पर लाभ मिल सके। देश में 5G तकनीक से डेटा डाउनलोड स्पीड में मौजूदा 4G के मुकाबले 10 गुना होने की भी यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। तो 5G परीक्षणों के लिए 6 महीने यहां पर तय कर दिए गए हैं। 5G तकनीक के उपयोग और एप्लीकेशन के लिए परीक्षण करने की यहां पर अनुमति मिल गई है। केंद्र ने टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों को यह अनुमति दी है। आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल है, MTNL, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड भी शामिल है। 5G परीक्षणों के लिए 6 महीने तय किए गए हैं, जिसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की अवधि शामिल है। अनुमति के साथ लगाई गई यहाँ पर शर्त भी है, कंपनियों को शहरों के साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी परीक्षण करना होगा, ताकि देश भर में 5G टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सके। देश में 5G तकनीक से डेटा डाउनलोड स्पीड में मौजूदा 4G के मुकाबले 10 गुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, मराठा आरक्षण को लेकर यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द किया है। मराठों को नहीं मिलेगा 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया राज्य सरकार का फैसला और कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को
शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता और ऐसे में उन्हें आरक्षण के दायरे में लाना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है राज्य सरकार का ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर है, मराठा आरक्षण को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द किया है। मराठों को नहीं मिलेगा 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है राज्य सरकार का फैसला और कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता और ऐसे में उन्हें आरक्षण के दायरे में लाना सही नहीं। मई के दूसरे पखवाड़े तक पहुंचेगी प्राणवायु मशीनें। कोरोना संकट के बीच चीन से आएंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। करीब 10 से 12,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पहली खेप आएगी। राज्य सरकार ने करीब 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यहां पर ऑर्डर दिया है। चीन के अलावा यूएई और रूस से भी मंगवाए जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटर। इसके साथ ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर आयात पर भी मंथन जारी है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर सिंगापुर से मंगवाए जा सकते हैं ये टैंकर। सीएस की समीक्षा बैठक में टैंकर आयात के प्रस्ताव के परीक्षण के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को किस बात की टेंशन? क्या किसी दबाव में आकर दे रहे उल्टे सीधे बयान? कोरोना काल हर्षवर्धन के लिए बड़ा चुनौती बना हुआ है। शायद हर्षवर्धन से किसी को नहीं थी ऐसी बयानबाजी की उम्मीद। उन्होंने कहा कि भारत में 1.11% लोगों की मौत हो चुकी है, जो दुनिया में सबसे कम है। भारत में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और हर्षवर्धन के बयान नैतिक और तथ्यात्मक दोनों तरीके से फिट नहीं बैठ रहे और ऐसे में ही सवाल उठता है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को क्या किसी बात की टेंशन है? क्या किसी दबाव में आकर वो इस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं? किसान आंदोलन में किस बात का इंतजार हो रहा है? केंद्र सरकार भी अब नहीं दिखा रही कोई रुचि। आंदोलन खत्म कराने के लिए भी कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। कई राज्यों के किसान 160 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। किसानों से वार्ता के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरकार ने कृषि कानून पर रोक लगा रखी है, तो केंद्र सरकार भी अब कोई रुचि नहीं दिखा रही है, ये साफ नजर आता है। अब सवाल ये कि किसान आंदोलन में किस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की कोई रुचि नजर नहीं आती। आंदोलन खत्म कराने के लिए भी किसी तरह के कोई प्रयास नहीं हो रहे। कई राज्यों के किसान 160 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर यहां पर आंदोलन चल रहा है। किसानों से वार्ता के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने कृषि कानून पर रोक लगा रखी है। चुनाव खत्म, पेट्रोल के दाम बढ़ना शुरू, जबकि चुनाव बीच मार्च या अप्रैल में नहीं बढ़े एक भी बार दाम। 5 राज्यों के आए नतीजों के अगले दिन 3 मई से दाम बढ़ना शुरू हुए। सरकार का कहना है पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन जब ऐसा नहीं हो तो फिर मार्च अप्रैल में क्यों बढ़े पेट्रोल के दाम? इधर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इसको लेकर अब अपने कई तरह के तर्क भी दे रहे हैं कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं बढ़े और अब क्यों बढ़े, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल के दाम बढ़ना शुरू हो गए, ये साफ नजर आता है। जबकि चुनाव बीच मार्च अप्रैल में बढ़े एक भी बार दाम नहीं बढ़े, यानी कि एक बार भी किसी भी तरह का इजाफा हमने दामों में नहीं देखा। 5 राज्यों के नतीजों के अगले दिन यानी 3 मई से दाम फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं। सरकार का कहना है पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मार्च अप्रैल में आखिर पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े, क्यों नहीं बढ़े? इधर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इसे लेकर अब कई तरह के तर्क भी दे रहे हैं। और जो 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।